ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्चकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्या बुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः समेभ्यः भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीय संस्कृतकक्षायां स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं संस्कृत कक्षा के लिए। पिछली कक्षा में हमने प्रत्यय, संस्कृत में जो सबसे महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा आवश्यक जो पढ़ने के लिए है संधियों के बाद, वो है प्रत्यय। उनका परिचयात्मक ज्ञान हमने दिया था और साथ में हमने कृत प्रत्ययों में से त्वा प्रत्यय इसके विषय में जाना था। इसका अर्थ हिंदी में हमने किया था करके अथवा कर। किसी भी मूल धातु के साथ जब हम प्रत्यय को जोड़ते हैं, इसको त्वा प्रत्यय को, तो उसका अर्थ करके अथवा कर अर्थ में होता है। जैसे कि पठ के साथ हमने त्वा जोड़ा तो हमने बनाया पठित्वा। इसका जब हम समस्त पद का अर्थ हम निकालेंगे तो बनेगा पढ़कर। एक चीज और जो मैंने आपको बताई थी ये थी कि जब किसी धातु के साथ हम त्वा प्रत्यय लगा देते हैं तो जो समस्त पद हमारे सम्मुख उपस्थित होता है वो एक अव्यय होता है। अव्यय अर्थात अव्यय के विषय में हम इसके पूर्व वाली कक्षा में पढ़ा चुके हैं। तो अव्यय का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन के आधार पर बदलते नहीं। चलिए, तो हम कल की कक्षा के ही आगे वो हम प्रारंभ करेंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया वे पुरानी कक्षाओं का यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन कर लें, एक बार उन्हें देख लें। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझसे या मुझे यहाँ डिस्कॉर्ड पे टैग करके पूछ सकते हैं। दूसरा एक निवेदन, हमारी एक भगिनी है जिन्होंने किया है वो लिस्ट जो है धातुओं की, अब मैंने भी चेक की है, वहाँ पर उपस्थित नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मैं पहले भेज चुका था। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मैं पुनः उस लिस्ट को अभी कक्षा के उपरांत। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्ययों के विषय में, और कल हमने जो है त्वा प्रत्यय इसको पढ़ा था। एक बार पुनर्अभ्यास के लिए मैं आपको एक दो उदाहरण और दे दूंगा, या यूं कहें कि आपका एक मैं छोटा सा टेस्ट जैसा ले लेता हूँ। कल हमने सीखा था कि किसी भी मूल धातु के साथ हम त्वा प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो इस त्वा प्रत्यय में से त्वा जो है वो जुड़ता है, और इस वाले अगर मान लीजिए वो व्यंजनांत धातु है तो उसमें क्या होता है, ई लग जाता है और समस्त पद मिलकर इस प्रकार बन जाता है जैसे पठित्वा। अगर मान लीजिए कोई स्वरांत धातु है, जैसे क्री धातु थी, तो स्वरांत धातुओं में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, और जैसा है वैसे ही मूल के साथ त्वा का केवल त्वा यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये हमने कल सीखा था। चलिए, अब आपको मैं यहाँ पर एक दो उदाहरण देने लगा हूँ जो आपको स्वयं से बनाने हैं। देखना ये है मुझे कि क्या आप लोगों को वो आ रहा है कि नहीं। तो चलिए, हमारे कुछ भाइयों ने होमवर्क करके भेजा था, उन्हीं में से एक दो उदाहरण मैं पूछ लेता हूँ। मेरे सामने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, त्यज त्यज प्लस त्वा। आप लोग बनाएं अपने मन में कि इसका इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा। ठीक है, अगला उदाहरण है आपका पत प्लस त्वा। ये आज के होमवर्क में आए थे दोनों के दोनों, तो आशा करता हूँ आपने बना लिए होंगे। तो त्यज प्लस त्वा का बनेगा त्यक्त्वा। क्या बनेगा? त्यक्त्वा। जैसे कि कल ही मैंने निवेदन कर दिया था कि धातुएं भले ही एक जैसी हों तथापि उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनको हमें ध्यान रखना। अगर हमारा सामान्य नियम उसके अनुसार हम चलते तो यहाँ पर जा में हम ई लगा देते और त्वा का त्वा जोड़ देते तो बन जाता त्यजित्वा, जो कि गलत हो जाता। इसलिए आप जैसे त्यज धातु है तो उसको आप थोड़ा सा ऐसे स्टार लगा दीजिए, ध्यान रखिए कि इसका रूप थोड़ा सा अलग बनता है। इसी तरह से अब देखें पत प्लस त्वा। इसमें जैसा नियम हमने सीखा है कि जो अंतिम हल शब्द है या हलंत शब्द है उसमें आप लगा दें ई,
और त्वा का ले लें केवल आधाता और वा, तो इस प्रकार बन जाएगा। माफ करें, इसमें एक ता का आगम और होता है, क्षमा करें। जो पत धातु है उसमें आपको एक ता का आगम और करना है, तो इस प्रकार बनेगा पतित्वा। आधाता और ता, यहाँ पे आप ले लेंगे त्वा का वा, तो इस प्रकार बन जाएगा पतित्वा। तो त्यज का बना त्यक्त्वा, पद का बना पतित्वा। चलिए दूसरी धातु को हम देख लेते हैं। एक और मैं आपको देने लगा हूँ। चलिए एक और धातु आपको मैं दे रहा हूँ। ये धातु है पूज प्लस त्वा। इसका रूप बनाए, क्या बनेगा? पूज प्लस त्वा। तो सामान्य नियम के अनुसार तो बनना चाहिए, जा में हम हलंत लगा देंगे और त्वा का ले लेंगे त्वा, तो पूजित्वा। लेकिन ध्यान रखें कि ये पूजित्वा रूप यहाँ पर नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो याद रखिएगा, बनता है पूज या का आगम होता है और बन जाता है पूज इत्वा। ठीक है, इसका जो मूल है वो है पूजा और य, है ना? या भी यहाँ पर रहता है। या का आगम होता है पूज धातु में। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम या का आगम करेंगे तो हमारा जो पूज प्लस त्वा बराबर बनेगा पूजयित्वा। अच्छा, ये हमें याद कैसे रहेगा? तो जो धातुओं की लिस्ट में भेजूंगा तो वहां आप देखिएगा, जो पूज धातु है इसका जो लट लकार है वो, अब जैसे पठ का तो बनता है पठती, तो पूज का बनना चाहिए था पूजती, लेकिन पूजती नहीं बनता है, बल्कि वहां पर बनता है पूजा पूजयति। वहां पर या का जो है आगम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। जिन धातुओं में या का आगम होता है वहां पर हम या के साथ ही ई लगाते हैं, है ना? ऐसी और भी धातु हैं, आपको आगे देखने को मिलेगी। ये हमारा था त्वा प्रत्यय। कल की कक्षा में भी हमने सीखा, आज मैंने आपको रिवीजन के माध्यम से इसको बता दिया। और भी जो अन्य उदाहरण थे उनकी फोटो मैं ऑलरेडी फॉर गुरुजी ओनली सेक्शन में भेज चुका हूँ। अब हम चलते हैं हमारे त्वा के छोटे भाई यानी दूसरे प्रत्यय की ओर, जिसका नाम है ल्यप। ठीक है, इसको मैं छोटा भाई क्यों बोल रहा था कि छोटी सी व्याख्या कल मैंने आपको बताई थी कि घर में जो छोटा होता है वो थोड़ा सा विशिष्ट होता है, सब उसको अधिक प्यार करते हैं। बड़ा बेचारा सीधा साधा होता है, तो इसके थोड़े से नखरे होते हैं छोटे भाई के, कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे ये करना है। जो छोटे हैं वो अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे, और जो बड़े हैं वो, उनको तो ये एहसास भी होगा। तो ऐसे ही हमारे ये लेप जो हैं वो त्वा के छोटे भाई हैं, तो इनके भी अपने नखरे हैं। इनके नखरे क्या हैं? ये कहते हैं कि मैं किसी भी मूल धातु के साथ तभी लगूंगा जब उस धातु के आगे क्या लगा हो? कोई उपसर्ग लगा हो। ठीक है, उस धातु के आगे क्या लगा हो? कोई उपसर्ग लगा हो, तो मैं उसके साथ जुड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं जुड़ूंगा। उदाहरण से हम शुरू करते हैं। एक धातु होती है नम। ठीक है, जिससे हम नमस्कार या नमस्ते इन शब्दों को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसी नमस्कार को अगर हमें विशिष्ट रूप से कहना हो, है ना, विशिष्टता के साथ कहना हो, तो हम क्या करते हैं? इस नम धातु के साथ एक उपसर्ग लगा देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रा। ठीक है, प्रा उपसर्ग हम लगा देते हैं। प्राय से आपने देखा होगा हमारे यहाँ दोनों तरह के प्रयोग होते हैं। एक तो हम नम से नमस्कार या नमस्ते भी करते हैं, और साथ में हम किसी को नम के साथ प्रा उपसर्ग लगाकर प्रणाम प्रणाम भी करते हैं। राइट, विशिष्टता। प्रा जो है उसका अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट यानी विशिष्ट। तो विशिष्ट तरह से हम नमस्कार भी, ये इसकी परंपरा भी है। तो जब नम धातु के साथ हम प्रा उपसर्ग लगा देते हैं, तो अब देखिए, अब जैसे अगर मुझे बोलना है, ठीक है, कि भैया जैसे नम से क्या बनेगा? नमस्कार करना। ठीक है, इसमें जब हम लेप प्रत्यय लगा देंगे कि भैया, जैसे मान लीजिए किसका उदाहरण ले लें हम, कि जो श्याम है, श्याम गुरु जी को, श्याम जो है गुरु को नमस्कार करके भोजन करता है। श्याम जो है गुरु को नमस्कार करके क्या करता है? भोजन करता है। तो नम के साथ हम जब त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नत्वा। इसका ध्यान रखें, नम के साथ क्या बनता है? नत्वा। जैसे हन के साथ बनता है हत्वा, वैसे ही नम के साथ बनता है नत्वा। तो नत्वा यानी नमस्कार। श्यामः गुरुम नत्वा भोजनम करोति, ये हमारा वाक्य है। लेकिन अगर हमको बोलना हो कि जो श्याम है वो गुरु को प्रणाम करके, ना, प्रणाम करके भोजन करे, तब हमें क्या करना पड़ेगा? इस नम के साथ इस प्रा उपसर्ग को लगाना ही लगाना पड़ेगा। और जैसे ही प्रा उपसर्ग हम लगाएंगे नमस्कार को प्रणाम बनाने के लिए, वैसे ही लेप प्रत्यय
वो क्या कहेगा, भैया अब मैं जो है इसके साथ जुड़ जाऊंगा। याद रखिएगा, ल्यप प्रत्यय कब होता है, जब किसी धातु के आगे कोई उपसर्ग लगा हो। अगर उपसर्ग नहीं है तब तो वो उसके साथ आप त्वा लगा दीजिए, जिसका अर्थ होता है करके, क्योंकि ल्यप और त्वा का दोनों का ही अर्थ होता है करके अथवा कर, पढ़ कर, लिख कर, खाकर इत्यादि। ठीक है। परंतु जैसे ही किसी धातु के साथ आप किसी उपसर्ग को लगाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा कि वहां पर हम अब ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। तो ल्यप प्रत्यय लगाएंगे कैसे, वो हम अब यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे पास स्थिति है, कैसी स्थिति है कि प्रा प्लस नम, ये हमारे पास स्थिति है। प्रा यहाँ पर उपसर्ग है, उपसर्गों के विषय में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा हो तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। और उपसर्गों की लिस्ट भी मैंने वहीं पे डाली हुई है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो प्रा, और यहाँ पर धातु कौन सी है हमारी, नम, अर्थात नमस्कार करना। अब हमको किसी को बोलना है कि प्रणाम करके, तो उसमें हम जैसे ही उपसर्ग लगेगा वहां पर तुरंत ही कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, ल्यप प्रत्यय। किस अर्थ की विवक्षा में, जब हम कर के अर्थ की विवक्षा कर रहे हैं। अगर उपसर्ग नहीं होगा तब तो हम त्वा लगा देंगे, लेकिन अगर उपसर्ग है तो कहने का मतलब यह है कि कुछ धातुएं अथवा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जहां पर धातुओं के साथ हमें उपसर्ग लगाना ही लगाना पड़ता है, अगर हमें कुछ नया शब्द बनाना है तो। नहीं तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें आप उपसर्ग ना लगाएं तो भी काम चल जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, यूं कहें कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हमें उपसर्ग लगाना ही लगाना पड़ता है। अभी आपको आगे एक दो उदाहरण में आपको मैं दिखाऊंगा, पहले इसको समझते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब ल्यप प्रत्यय किसी धातु के साथ जुड़ता है तो क्या क्या जुड़ता है इसमें से। जैसे त्वा प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं, इस त्वा प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ते हैं तो वहां केवल त्वा शेष बचता है। ठीक है। लेकिन जैसे हम ल्यप को जोड़ेंगे यहाँ पर, इसको, और ये क्या हो रहा है भाई। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ल्यप को जोड़ेंगे तो याद आपको ये रखना है कि ल्यप में से जो लास्ट में पा है ये भी हट जाता है, ये पा जो है हट जाता है, और आगे का जो ला है वो भी हट जाता है। केवल क्या शेष बचता है, वो बचता है या शेष। क्या शेष बचता है, केवल या। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जब लेप को हम किसी धातु और उस धातु के आगे उपसर्ग के साथ जोड़ेंगे तो लेप में से केवल या ही जुड़ेगा, है ना, लेप। लेकिन प्रत्यय कौन सा रहेगा, वो लेप ही रहेगा। चलिए जोड़ते हैं। तो हमने, अब हमारे पास स्थिति कैसी आ गई कि प्र प्लस नम और प्लस लेप में से हमको क्या लेना है, केवल या लेना है। पा और ला का जो है वहां पर लोप हो जाता है। अब ये स्थिति है, हमें बनाना है शब्द। ठीक है, ये पुराना ही पड़ा हुआ है यहाँ पर। चलिए, हाँ, अब हमें बनाना है शब्द, तो उसको बना लेते हैं। तो क्या बनेगा, प्रा का प्रा, नम का नम। और देखें यहाँ पर माँ आधा है, आधा ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद में ये व्यंजन है। व्यंजन के बाद अगर व्यंजन हो तो व्यंजन आधा ही रहता है। तो हमारी जो स्थिति बन गई वो क्या बन गई, प्रणम्य। अब यहाँ पर हमने पूर्व में एक संधि पढ़ी थी, व्यंजन संधि, और आप लोगों को याद हो, या यूं कहें कि हमने एक नियम पढ़ा था, उसमें हमने क्या सीखा था, किसी भी पद में अगर रा हो, ता हो, अथवा री हो, ठीक है, उस पद में अगर कहीं पर भी ना होगा तो वो ना किस में बदल जाएगा, प्रणा में बदल जाएगा। राइट, यही सीखा था हमने। तो आप देखें ध्यान से, इस प्रणम्य शब्द में ये जो प्रा है, इस प्रा में क्या क्या मिला हुआ है, एक तो पा और प्लस में क्या है यहाँ पर रा। क्योंकि इस प्रा में रा है इसलिए ये जो ना है ये क्या हो जाएगा, प्रणाम में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा जो मूल शब्द आएगा वो क्या बनेगा, एक सेकंड ये पुराना हम बता दें। मूल शब्द आएगा हमारा प्र, ना की जगह हमने कर दिया णा, आधा मा और या, तो क्या हो जाएगा, प्रणम्य, अर्थात प्रणाम करके। ठीक है, जैसे श्याम गुरु को प्रणाम करके भोजन करता है, तो इस प्रकार से आप लेप प्रत्यय को बना सकते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण अच्छे से समझेंगे। हाँ, जैसे कि अब आपको मैं एक धातु देता हूँ आपको, जिससे आपको ज्यादा स्पष्टता होगी। ठीक है। हम्म, चलो ये दे देते हैं, इसमें आपको अच्छा लगेगा। नी, एक धातु होती है हमारे पास नी, जिसका अर्थ होता है ले जाना। इसका अर्थ क्या हो जाता है, ले जाना, किसी भी वस्तु को ले जाना। इसके रूप कैसे बनते हैं वो भी याद रखा करें आप लोग। इसके रूप बनते हैं लट्लकार में नयति, मतलब यहाँ पर या का जो है आगम होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो नी मतलब
नी धातु जो है वो स्वरांत है, इसमें ई लगा हुआ है, ठीक है, दीर्घ ई। तो नी का अर्थ होता है ले जाना, ठीक है, नी का अर्थ होता है ले जाना। इसके रूप बनते हैं नयति, नयतः, नयंती। तो ये जो नी है, अब इसका अर्थ हो गया है क्या, ले जाना। लेकिन अगर मुझे बोलना हो, जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि इसका नाम लें, राम सीता को वन में लेकर जाते हैं, ठीक है, तो क्या बनेंगे, हम क्या बनाएंगे, नी के साथ जब त्वा प्रत्यय करेंगे तो बनेगा नीत्वा। क्या बनेगा, नीत्वा, ठीक है। तो लेकर जाते हैं, ठीक है, राम सीता को वन में लेकर जाते हैं। तो रामम सीताम, सॉरी, रामः सीताम वनम नीत्वा गच्छति, वन में लेकर जाते हैं, ये हमारा वाक्य बन जाएगा। लेकिन अगर वो वापस लेके आए, वहां से अगर उनको वापस लेके आए कि वो अयोध्या में वापस लाते, तो रामः सीताम अयोध्यायाम। अब लाने के लिए क्या करेंगे, तो लाने के लिए हमारे पास कुछ अलग से कोई धातु नहीं है। तो हमारे जो आचार्य हैं वो क्या करते हैं कि इसी नी धातु में आगे एक उपसर्ग लगा देते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है, जिसका नाम है आंग, जिसका बचता है केवल आ शेष। तो इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं, क्या हो जाता है, आनी, है ना। आ प्लस नी मतलब क्या हो जाता है, लाना, है ना। एक होता है ले जाना, मतलब किसी चीज को यहाँ से वहां ले जाना, और लाने के लिए, वहां से यहाँ लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी नी धातु में हम आगे उपसर्ग लगा देते हैं आ। तो इसका अर्थ जो है क्या हो जाता है, विरोध अर्थ हो जाता है। तब एक जाता है, एक वस्तु को यहाँ से वहां ले जाना और वहां से लेकर आना। तो लेकर आने के लिए जब धातु बनाएंगे तो क्या करेंगे, नी में ही आ उपसर्ग लगा देंगे, ठीक है। आशा करता हूं आप जो है इसको समझ गए, ठीक है। अब जैसे ही इसमें उपसर्ग लगेगा, तो अब मुझे अगर बोलना है कि राम सीता को अयोध्या लेकर आते हैं, तब वहां से वापस लेकर आते हैं, तब मैं क्या करूंगा, इसमें आ उपसर्ग लगाऊंगा। तो जैसे ही उपसर्ग लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेप प्रत्यय जुड़ेगा। क्योंकि अगर किसी धातु में उपसर्ग लगा हो, ठीक है, और अगर उस धातु का अर्थ हमें करके अथवा कर अर्थ में करना है, तो वहां हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है, लेप प्रत्यय, ठीक है। और अगर उपसर्ग नहीं है तो वहां क्या, कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, त्वा प्रत्यय लग जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, लप और त्वा प्रत्यय, ये दो प्रत्ययों की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। इसको मिलाएंगे कैसे, तो मिलाना बहुत आसान है, मिलाना आप लोग सीख चुके हैं। तो लप में से क्या बचता है, केवल या शेष बचता है, तो मिला दीजिए। तो आ का रहेगा आ, नी का रहेगा नी, और लप में से हमको क्या लेना है, या। तो हमारा शब्द बन जाएगा आनीय। क्या बन जाएगा, आनीय, ठीक है। तो ये मिलाना बहुत सरल है। अच्छा, इसकी पहचान क्या है, तो याद रखें कि जब भी किसी धातु पद में, मतलब वहां पे धातु हो, जैसे यहाँ पर कौन सी धातु है, नी, और वहां पर क्या हो, या हो, और साथ में अगर धातु के आगे कोई उपसर्ग हो, तो समझ लीजिएगा उस शब्द में, उस पद में क्या लगा हुआ है, उस पद में लगा हुआ है लेप प्रत्यय। चलिए अब मैं आपको एक पहचान के लिए एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि उदाहरण में देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर मैं एक समस्त पद लिखता हूँ। मैंने लिखा आदाय, क्या लिखा मैंने, आदाय, है ना। तो दा यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोग, कल हमने सीखा था दा धातु, दा मतलब होता है देन। और यहाँ पर दा धातु है, साथ में या लगा हुआ है, और धातु के आगे यहाँ पर देखें उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग। तो आपको उपसर्ग भी याद करने हैं। तो मतलब इसका यह हुआ कि इस समस्त पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। ल्यप प्रत्यय की पहचान ही यही है कि वहां पर या रहता है और आगे उपसर्ग रहता है। अब इसका हमें प्रकृति प्रत्यय यानी धातु और प्रत्यय को जब अलग करना होगा, तो इस प्रकार से करेंगे, हम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, आ का रहेगा, सॉरी, यहाँ पर आ का रहेगा आ, धातु कौन सी यहाँ पर, दा, और या जो है वो कौन से प्रत्यय का है, तो ल्यप प्रत्यय का। तो इस प्रकार हम इसका प्रकृति और प्रत्यय यानी कि धातु और प्रत्यय को अलग अलग कर दें। तो हमारा हो जाएगा आ उपसर्ग, दा धातु और लेप प्रत्यय। जब इन तीनों को आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आदाय। तो इस प्रकार से आप जो है लेप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ, नीचे थोड़ा चलते हैं हम। मेरे पास एक धातु है भू, ठीक है, जिसका अर्थ होता है होना। इसका अर्थ क्या होता है, होना। कोई भी काम होता है, जैसे पंखा क्या बारिश हो रही है, तो वर्षा भवती, भू के रूप बनते हैं भवती, भवतः, भवन्ति, ये आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, ठीक है। तो भू धातु। अब इस भू धातु से अगर मुझे एक शब्द बनाना है, अनुभव, अनुभव, इसी भू धातु से अनुभव शब्द बनता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस भू धातु में मुझे अनु उपसर्ग लगाना पड़ेगा।
कि भूखा, भूखा अर्थ तो होता है होना, लेकिन अनु जैसे ही मैं उसमें अनु लगा देता हूँ तो अनुभव हो जाता है ना, इसको हम अंग्रेजी में एक्सपीरियंस कहते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पर अनु लगाया उपसर्ग, तो अब मुझे अगर कर के अथवा कर की विवक्षा होगी तब मैं यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लेके जाऊंगा, लेप प्रत्यय। तो मैं यहाँ पर लेप मतलब जैसे मान लीजिए किसी का भी मान लीजिए गंगा शीतलता अनुभव करके बहती है, या तो अनुभव करके जब आप बोलेंगे तो आपको अनुपसर्ग लगाना ही पड़ेगा भू के समय। ठीक है, अब लगा दीजिए, शब्द क्या बन जाएगा, आ का सॉरी आ का आ, अनु का अनु, भू का रहेगा भू, और यहाँ पर हम लेप का ले लेंगे या, तो क्या बन जाएगा, अनुभूय, है ना। अनु प्लस भू प्लस लेप बराबर क्या हो जाएगा, अनुभूय। तो ये थे आपके कुछ लेप प्रत्यय के उदाहरण। अब चलिए हम कुछ कठिन वाले उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है, जहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक काम करिएगा, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, देखिए क्या आप लोगों से बनता है। उदाहरण दे देता हूँ। उपसर्ग है वी, धातु है हमारी स्मृ। कल हमारी एक बहन ने वो भेजा था, जिसमें उन्होंने छोटी सी गलती की थी, हालांकि सारे उनके सही थे, गलती मैं नहीं कहूंगा, पता नहीं था, बहुत अच्छा उनका प्रयास था। तो वहां पर उन्होंने स्मृति लिख दिया था। उस स्मृति की मूल धातु होती है स्मृ, जिसका अर्थ होता है स्मरण करना। और यहाँ पर मैं उपसर्ग लगा रहा हूँ, माफ कीजिए प्रत्यय लगा रहा हूँ ल्य। अब देखिए यहाँ स्मृ मतलब होता है स्मरण करना, और जैसे ही मैं इसमें वी उपसर्ग लगा देता हूँ तो वी जो है वो विरोध के अर्थ में भी होता है। तो स्मरण का विरोध क्या हो जाता है, भूल जाना। हम कहते हैं ना विस्मरण, स्मरण यानी याद करना और विस्मरण यानी भूल जाना। तो यहाँ पर कोई चीज भूलने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। अब आप लोग बनाएं, क्या बनेगा इसका, वी प्लस स्मृ प्लस लेप। आप लोग अपना उत्तर बना लें, फिर मैं यहाँ पर उत्तर लिखूंगा। ठीक है, ये और याद रखिएगा हिंट के लिए, ये किसी विशिष्ट धातु है, इसमें थोड़ा सा रूप बदल जाता है। चलिए, तो आपने सोच लिया होगा, इसका रूप बनता है वी का वी, स्मृ का स्मृ। ठीक है, और अब यहाँ लेप में हम ले लेंगे या, लेकिन ध्यान रखिएगा स्मृ में एक ता का आगम भी होता है, तो यहाँ पर हो जाता है विस्मृत्य। हम इसे विस्मृय इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वहां पे ता का आगम करेंगे। ऐसी जो छोटी छोटी जो धातुएं हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उनको आप याद रखिएगा। अच्छा, मैं क्या करूंगा, सारे प्रत्यय पढ़ाने के बाद आप लोगों को उन्हीं 200 धातुओं की लिस्ट जो मैं आज भेजूंगा, जिनमें सब धातु रूप दिए हैं, उन्हीं धातुओं की लिस्ट आपको, कृत प्रत्ययों की लिस्ट, मतलब उसमें पहले धातु लिखी होगी, उसका हिंदी अर्थ लिखा होगा, फिर वो त्वा प्रत्यय के साथ क्या बनता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए पठ धातु है पहले नंबर पे, तो पठ का त्वा में बनेगा पठित्वा। और मान लीजिए लेप प्रत्यय में क्या बनेगा, तो हम सम उपसर्ग लगा देंगे तो संपठ्य। फिर आगे और भी ऐसे प्रत्ययों को जब पढ़ेंगे तो वो पूरी की पूरी लिस्ट वहां पर आपको मैं दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है विस्मृत्य। अच्छा चलिए, एक दो और देख लेते हैं इसकी, आप लोग बनाने की प्रयास कोशिश करिएगा। हाँ, ठीक है। अब इसी के जैसा एक मिलता जुलता मैं दे देता हूँ। बी उपसर्ग है, धातु है जी, जिसका अर्थ होता है जीतना, और आपको बनाना है लेप प्रत्यय। ठीक है, बना लिया होगा आपने। उत्तर है इसका वी जी, लेप का लेंगे या, और यहाँ पर ता का आगम कर देंगे तो हो जाएगा विजित्य। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, विजित्य। चलिए, अब एक और उदाहरण देता हूँ, फिर इसको हम समापन करेंगे, फिर आपको मैं उदाहरण फोटो के माध्यम से दिखा दूंगा बाद। ठीक है, अगला है, देखें प्रा उपसर्ग है, अप धातु है, या मैं कहूँ आप धातु कर देते हैं इसको, वैसे अप धातु होती है, आप धातु कर देते हैं, और यहाँ पर हम लगा देते हैं लेप। अप ही कर दो, नहीं तो फिर वो कर दो, आप मत करो, यूनिच अभी पढ़ाया नहीं आपको, अप धातु कर दो। ठीक है, चलिए बनाइए इसका। ठीक है, बना लिया होगा आपने, तो क्या हो जाएगा, प्रा। अच्छा एक चीज और, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि देखो यहाँ पर प्रा में क्या है, यहाँ पर आ है, और अप में यहाँ पर क्या है, आ है। तो हमने पढ़ा है संधियों में, दीर्घ संधि में कि आ के बाद अगर आ होगा तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है, अब इस आधे पा में आप आ मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रा। और यहाँ पर क्या बचा है, ये आ तो चला गया इसके साथ, तो आधा पा और लेफ्ट का ले लेंगे या, तो क्या बन जाएगा, प्राप्य। ठीक है, यानी प्राप्त करके। ऐसे और भी उदाहरण आपको मिलेंगे, चलिए एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाई देता हूँ उदाहरण वो। ये तो थे हमारे तो प्रत्येक उदाहरण, इसी के नीचे हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं बहुत सारे। ठीक है, ये फटाफट ये एक बार एक दो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखें नंबर 2 पे लिखा हुआ है,
आंग, आंग मतलब समझिएगा आ, है ना, आंग में से ज्ञान जो है चला जाता है, ये मैं उपसर्गों में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आंग मतलब आ उपसर्ग, तो क्या बन गया, आ धातु, सॉरी आंग उपसर्ग है यानी आ उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय। तो गम का मतलब होता है जाना, और आ जब जैसे लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है आना, है ना, क्या हो जाता है उसका मतलब आना। तो क्या हो जाएगा, जब इसको बुलाएंगे तो आगम्य यानी आकर, तो बी नी प्लस लेप, विनीय लेकर, आंग प्लस प्रच प्लस लेप्य, लेप तो क्या हो जाएगा आप्रच्छ यानी पूछ कर, प्रच्छ का मतलब होता है पूछना, ठीक है। क्रिय मतलब करना, प्री अर्थात प्राउपसर्ग लगाएंगे तो क्या होगा प्रकृत्य करके, है ना, प्राप्य भी बताया आपको, विचित्य, विरम्य, है ना, प्रणम्य। एक धातु ये देखे त्रि धातु है, त्रि का अर्थ होता है यहाँ पर तैरना, है ना, तो त्रि अर्थात होता है तैरना, और उसमें जब आप उत उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा उत्तीर्य यानी तैर कर, है ना, या पार करके, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, एक गम धातु का मतलब होता है जाना, लेकिन जैसे आप उसमें उप लगा देते हैं तो हो जाता है पास जाना, ना, पास में जाकर, समीप जाकर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो बनता है उपगम्य। तो ऐसे और भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे, ये पूरी की पूरी लिस्ट में वहां पर आपको भेज, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे आज के दूसरे प्रत्यय पर, उसी के आगे हम चलते हैं। चलो भैया, फिर एक काम करते हैं, एक आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ, और सबको समझ में आ गया। यहाँ पर मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, खगाः उड्डीय, खगाः उड्डीय प्रसन्नाः प्रसन्नाः भवन्ति, खगाः उड्डीय प्रसन्ना हो, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा आप लोग। तो खगाः, खग बोलते हैं पक्षी को, बहुवचन में है, तो पक्षी बहुत सारे पक्षी, उड्डीय उड़कर, प्रसन्नाः प्रसन्न, भवन्ति अर्थात होते हैं। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, कोई भी माइक खोल के बता दे कि इस पूरे वाक्य में ऐसा कौन सा पद है जिसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ है। में सर। क्या? उड्डीय है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि जो उड्डीय है उसका प्रकृति प्रत्यय, यानी हम प्रत्यय और प्रकृति को कैसे कैसे अलग करेंगे, क्या कोई बता सकता है इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, बोले आप। लप प्रत्यय है ऊ, हाँ, मतलब प्रत्यय प्रत्यय तो है लेप, ऊ, और धातु शायद ऊ ड है। उड, ठीक है, उड, ओके। लेप प्रत्यय, धातु उड हो गई, उपसर्ग क्या होगा, क्योंकि लेप के साथ हमेशा याद रखिए उपसर्ग आता ही आता है। जी, और कोई बताना चाहेगा, या हमारी भगनी तो थोड़ी सी प्रयास अच्छा किया, आप लोग प्रयास करते हैं यही हमें अच्छा लगता है, गलत हो गया कोई बात नहीं। जी, और कोई एक चीज तो उन्होंने सही बताई थी, वो था लेप प्रत्यय उड्डीय में। धातु और उपसर्ग कौन कौन से हैं, क्योंकि याद रखिए कि लेप प्रत्यय तभी होता है जब उपसर्ग होता है। चलिए, तो समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं, इसमें याद रखिए, इसमें प्रत्यय है उत, और धातु इसमें है डी। कौन सी धातु है, डी धातु है। डी का अर्थ होता है डयने, उड़ने के अर्थ में, उत उपसर्ग है और डी धातु है। यहाँ पर ता का जो है डा हो जाता है, कैसे हो जाता है डा, आपको व्यंजन संधि में पढ़ा चुका हूं मैं, कि किसी भी वर्गीय व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा लेटर अगर आता है तो वहां जस्त संधि के कारण वो जिस वर्ग का लेटर है उसी वर्ग का तीसरा लेटर हो जाएगा। तो ये ड है, डा है तो उसी वर्ग का तीसरा लेटर कर दिया डा, तो हो गया उड्डी। उसको आप ध्यान रखें, तो यहाँ संधियां भी होती हैं, जैसे अभी मैंने प्रा, प्रा प्लस आप अप में बताया था प्राप्य, है ना, तो वहां संधियां भी होती हैं, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, तो आशा करता हूं आपको लेप प्रत्यय समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रत्यय पे, इसका नाम है, ये आपने सुना ही होगा, ये बड़ा सरल सा प्रत्यय है, तुमुन। इसका प्रत्यय का नाम है तुमुन। इसमें याद आपको ये रखना है, तुमुन में से शेष बचता है तुम। शेष बचता है से मेरा मतलब है कि इस पूरे में से बाकी सब चीजें हट जाती हैं, केवल तुम शेष बचता है, और यही तुम जो है वो जाके धातुओं के साथ जुड़ता है, ठीक है। यही तुम जो है धातुओं के साथ, जैसे त्वा में से त्वा शेष बचता है तो त्वा जुड़ जाता है, लप में से या शेष बचता है तो या जुड़ जाता है, वैसे तुम में से तुम शेष बचता है और वो जाके धातुओं के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है हिंदी में के लिए। क्या अर्थ होता है इसका हिंदी में, के लिए।
अब के लिए जो है ना, आपको याद अगर हो तो हमने कारकों का परिचय पढ़ा था, तो वहां हमने जाना था कि एक विभक्ति होती है चतुर्थी, जिसका कारक होता है संप्रदान, ठीक है, और उसका कारक चिन्ह होता है के लिए, है ना। हम पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो ये के लिए चतुर्थी का भी चिन्ह है और तुम का हिंदी अर्थ भी के लिए है। इसका मतलब ये है कि जहां आपको चतुर्थी नहीं समझ में आए, यानी चतुर्थी आपको चतुर्थी उपयोग नहीं करनी है किसी शब्द की, उसकी जगह पे आप इस तुम प्रत्यय का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये के लिए क्या होता है, निमित्तार्थक होता है। निमित्तार्थक मतलब किसी निमित्त के कारण ही होता है। जैसे कि उदाहरण से हम शुरू करते हैं, फिर आप लोग बाद में इसका संस्कृत वाक्य बनाइएगा। मैं पहले हिंदी में वाक्य लिखता हूँ, राम नहीं, राम से ज्यादा हो गया। आ, चलो हमारी स्मिता भगिनी है, उनका नाम ले लेते हैं। तो स्मिता, स्मिता पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए कहाँ जाती हैं, विद्यालय ने डिस्कॉर्ड, ठीक है, डिस्कॉर्ड पर आती हैं। ओके, ये हमारा वाक्य है। इसमें तो आप पढ़ने के लिए डिस्कॉर्ड पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर पढ़ने के लिए लिखा है, तो पढ़ना तो एक क्रिया है। अब क्रिया का हम तो शब्द रूप बना नहीं सकते हैं, समस्या हो जाएगी भाई, कैसे बनाएंगे चतुर्थी। अब राम शब्द का स्मिता शब्द का तो चतुर्थी बना लेंगे, लेकिन धातु का कैसे बनेगा। तो जैसे ही पढ़ने के लिए यानी धातु के साथ के लिए आ जाता है, तो वहां पर हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग। और आप, हम ऐसे बहुत सारे काम है ना, जो जिसमें हम के लिए लगाते हैं। वह लिखने के लिए रोता है, वह खेलने के लिए जाता है, वह सोने के लिए प्रयास करता है, इत्यादि कई सारे चीजों में आप स्वयं से वाक्य बना लीजिएगा। ये जो वाक्य है इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग बाद में इसका संस्कृत बनाएंगे, मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, फिर हम आएंगे। तुमन प्रत्यय का अर्थ आप समझ गए हैं क्या होता है, के लिए। चलिए अब हम इसको धातु के साथ जोड़ के देखते हैं। तो पठ के साथ नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि पढ़ने के लिए तो वहां मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब मैं आता हूँ सीधा कल की कौन कौन सी धातु थी हमारी। चलो एक धातु थी हमारी क्रीड। अच्छा, धातुओं मैंने कल की कक्षा में हमने धातुओं का वर्गीकरण पहले ही कर दिया था। याद रखिएगा, ये तीन प्रत्ययों में आपको थोड़ा सा वर्गीकरण को ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे हलंत है, हलंत धातुओं के साथ वही काम होगा जो, मतलब अक्सर जो जितनी हलंत धातुएं उनके साथ प्रायः यही काम होता है जो हम सीख रहे हैं। अगर स्वरांत हैं तो उनके साथ वैसा काम होगा। कुछ विशिष्ट धातुएं भी मैंने आपको बताई हैं, तो वहां थोड़ा सा अलग काम, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं क्रीड प्लस तुमन, क्रीड प्लस तुमन। क्रीड का अर्थ होता है खेलना, और तुमन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, खेलने के लिए। तो बालक खेलने के लिए रोता है, ये इस तरह का वाक्य हम बना लेंगे। चलिए तो अब बनाते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि तुमन में से क्या शेष बचता है, तुम शेष बचता है, मतलब ये जाके इसके साथ जुड़ेगा। अच्छा, जुड़ेगा कैसे, तो आपको करना ये है कि जो अंतिम हलंत शब्द है इसमें ई लगा देना है, जैसे आपने इसमें लगाई थी त्वा प्रत्यय, और बस वाक्य बना लीजिएगा, बन जाएगा। तो हम लिखेंगे क्रीड का, यहाँ पर क्रीड, डा में हम लगा देंगे ई, तो हो जाएगा क्रीडी, है ना। डा हलंत है, आधा है, उसमें ई लगाया तो क्रीडी, और तुम उनका हम जोड़ देंगे तुम, तो हमारा शब्द क्या बन गया, क्रीडी तुम, खेलने के लिए, ठीक है। उसी तरह से आगे चलते हैं। एक नई धातु आपको देता हूं मैं, आप, है ना। ये धातु है भाष धातु। भाष, भाष का अर्थ होता है बोलना, है ना। भाषा जिससे शब्द बनता है, या भाषण करना, है ना। भाष भाषण ही इसका अर्थ है। भाष धातु भाषण के अर्थ में होती है। इसके साथ हमें लगाना है तुम। चलिए भैया मिला देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, भा का रहेगा भा, ता में मिला दीजिए ई, तो हो जाएगा भाषी। तुम उनका ले लीजिए तुम, तो क्या हो गया, भाषितुम, यानी नेता भाषण के लिए मंच पर जाता है ना। नेता भाषितुम मंचे गच्छति, है ना, इस प्रकार से। चलिए अब एक आप लोग बनाइएगा, है ना। या आप लोग बनाइए, दो में तो आप लोग समझ गए होंगे, तीसरा आप लोग बनाइएगा, है ना। फिर मैं उत्तर बाद में लिखूंगा, जीव प्लस तुम, मन में बना लीजिए, और फिर देखिए कि आपका उत्तर सही आता है नहीं। तो इसका उत्तर है जी का जी, बा में ई लगाया बी, तुमुन का तुमुन,
सॉरी तुम उनका तुम क्या हो जाएगा, जीव तुम। याद रखें तुम उनका जो माँ है वो हलंत होता है, लिखते समय इसका विशेष ध्यान रखें, इसमें माँ जो है वो पूरा नहीं होता है, तो जीव तुम। ठीक है, एक और मैं आपको दे देता हूँ आपके अभ्यास के लिए, क्योंकि जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। अगली धातु है कथय, है ना। ये कथय धातु जो है दो प्रकार से लिखी जाती है, इसमें से कई लोग या को हटा देते हैं तो कथ भी लिख देते हैं। तो कथ का अर्थ होता है कहना, और कथय का अर्थ भी वही है ना, कई लोग या को पहले ही हटा देते हैं, वैसे तो मूल जो है कथय है। बनाइए इसको, इसमें आपको जोड़ना है तुम प्लस तुम। बना लिया होगा इतनी देर में, तो आप लोग बड़े फास्ट हैं, पढ़ते अच्छा हैं। क्या हो जाएगा, या में लगा देंगे ई, और तुम उनका ले लेंगे तुम, क्या हो गया कथय तुम। कथय, कथ मतलब कहना, कथा करना, वह कहने के लिए जाता है। चलिए अब हम आते हैं हमारे उसी वाक्य पर। फिर आपको मैं क्या दूंगा, आपको मैं दूंगा वो वाले, अभी तक मैंने आपको जितने बताए हैं वो सारे बताए हैं व्यंजनांत धातुओं के, अब आपको मैं स्वरांत धातुओं के दूंगा, लेकिन पहले इसका बना लेते हैं। तो हमारी स्मिता दीदी जो हैं, उनके लिए संस्कृत में स्मिता ही शब्द होगा, स्त्रीलिंग है। पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए कौन सी धातु होती है, पठ। पठ के साथ तुमन जोड़ दें, क्या हो जाएगा, प ठी, तुमन का ले लेंगे तुम, पाठी तुम। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का रहेगा डिस्कॉर्ड। ठीक है, चलिए डिस्कॉर्ड पर, तो डिस्कॉर्ड मध्य कर दीजिए, है ना, क्योंकि अंग्रेजी में हम संस्कृत लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो शब्द रूप बनाएंगे तो डिस्कॉर्डे हो जाएगा। तो डिस्कॉर्ड मध्य क्या करती हैं, आती हैं, तो आने के लिए धातु सॉरी जाने के लिए होती है गम, और उसी में आ उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा आना। तो इसका रूप बनता है आ ग क्षति। तो स्मिता पठितुम, ये बताना मेरा में, पढ़ने के लिए डिस्कॉर्ड पर आती है। इस प्रकार से आपका बन गया है तुमुन प्रत्यय। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं सारा, नहीं मिटाते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? इधर। अब चलिए कुछ स्वरांत धातुओं को देख लेते हैं। स्वरांत में ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसमें वो सेम टू सेम जुड़ जाता है। जैसे कि दा है, दा के साथ तुमुन लगाएंगे, ठीक है। तो स्वरांत है तो इसमें कुछ नहीं, बदलाव नहीं होता ज्यादा, दा का रहेगा दा, तुमुन का ले लेंगे तुमुन, हो जाएगा दातुम। ठीक है, उसी तरह से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पातुम, है ना। या फिर एक काम करते हैं, वहां चलते हैं, वहां आपको कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे, है ना। चलिए आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको अभी तुमुन प्रत्यय के कई सारे उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, देखिए भू उकारांत धातु है, सॉरी स्वरांत है, तुमुल लगाएंगे तो बनेगा भवितुम। पा से तुमुन पातुम, पठ तुमुन पठितुम। गम, गम ये ध्यान रखें ये विशिष्ट धातु है ना, तो गम प्लस क्या हो जाएगा, वैसे तो होना चाहिए था नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, गमितुम, लेकिन गमितुम ना बन के क्या बनता है यहाँ पर, गंतुम। क्या बन जाता है यहाँ पर, गंतुम। उसी तरह स्था, स्था का मतलब होता है रुकना, बैठना, स्था में तुम लगाएंगे तो स्थातुम। द्रस का देखें, ये द्रस भी विशिष्ट धातु है, तो द्रस का बन जाता है द्रष्टुम। दा का बनता है दातुम। लभ, लभ का बनता है लब्धुम, पाने के लिए। ज्ञा, ज्ञा धातु भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जानना, तो ज्ञातुम जानने के लिए, है ना। वह जैसे हम करते हैं ना, इसी धातु से जिज्ञासा शब्द बनता है, ठीक है। तो वह ब्रह्म को जानने के लिए भगवत गीता पढ़ता है, तो सहा ब्रह्मम ज्ञातुम भगवत गीताम पठति, प्रकार से वाक्य बन जाएगा। हन, मारने के लिए हंतुम। क्री, करने के लिए करतुम। हाँ, क्री का ध्यान रखें, क्री का क्या बनता है, करतुम। क्री का क्या बनता है, करतुम। अच्छा, एक एक नियम अभी आपको मैं ये बताने के बाद बताऊंगा छोटा सा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, जी का बनता है जेतुम, श्रु का बनता है श्रोतुम, प्रच्छ का बनता है प्रष्टुम, त्यज का बनता है त्यक्तुम। जैसे त्यज का बना था त्यक्त्वा, वैसे त्यज का बन जाएगा यहाँ पर त्यक्तुम। स्ना, स्नातुम। गई अर्थात गाना, क्या बन जाएगा, गातुम, है ना। और भी उदाहरण है, नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे, ये दोनों फोटो आपको भेज दूंगा। खादितुम, क्रीडितुम, वंदितुम, भोक्तुम। भुज धातु का बनता है भोक्तुम, इसको याद रखें। सींग, सींग धातु जो है वो सोने के अर्थ में होती है ना, इस या फिर इसको सींग ना बोल के कई लोग सी धातु भी बोल देते हैं, ज्ञा को पहले ही हटा देते हैं। सी का बनता है तैतुम। वच का, वच का अर्थ होता है बोलना, इसका बनता है बक्तुम। चा का हो जाता है, इसको ध्यान रखें।
ग्रह स्वीकार करना, ग्रहण करना, गृहीतुम बनता है। ठीक है, अस का भी बनता है भवितुम। छिप फेंकना, छेपतुम। क्री खरीदना, क्रेतुम। ची चुनना, चेतुम। कुप कोपितुम। है ना, ऐसे और भी उदाहरण है यहाँ पर, 30 लगभग हैं, 30 में आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिए। ये एक छोटा सा नियम आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान रख ले, जो आपको आगे काम आए। ठीक है, तो नीचे करते हैं हम। देखिए इसको एक प्रकार से गुण मैं आपको बता रहा हूँ, होता क्या है देखिए। जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोले। जी गुरुजी, एक डाउट था। जी पूछें। हाँ जी, आपने जो अभी ऊपर लिस्ट बताई है, इसमें कई सारे ऐसे थे जिनमें कोई स्वर नहीं था अंत में, फिर भी हमने ई की मात्रा नहीं लगाई, जैसे हन ही ले लें हाँ, तो तो ये ई की धातुएं मात्रा ऐसी है ना। नहीं क्यों? हन धातु जो है, हन है तो हन तुम बनता है, गम है तो गम। हाँ देखिए, ये जो स्वर लगाने मतलब स्वर लगाने का जो नियम है ना, ये सामान्य सा नियम है, ये कोई विशिष्ट नियम नहीं है। ये बस हम समझ लीजिए कि सीखने के लिए याद रख रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना, ये जो जैसे हन धातु है या गम धातु है, ये चलो अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप प्रश्न अच्छा करते हैं, तो ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा इससे ज्ञान मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्या है। जो पाणिनि जी है ना, उन्होंने धातुएं बनाई हैं लगभग 3000। ठीक है, अच्छा ये 3000 को उन्होंने क्या करा है, 10 गणों में, 10 गणों में क्या कर दिया है उन्होंने, बांट दिया है। ठीक है, तो ये जो गण है वो भवादि गण बोले जाते हैं ना, भवादि, रुधादि, तनादि इत्यादि, उनके अलग अलग नाम रख दिए हैं 10। अच्छा इनने क्या करा है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहला गण है भवादि गण। भवादि, भवादि इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग होता है भू धातु से। इसमें सबसे ज्यादा है, मान लीजिए 3000 को अब 10 में आप बांट दीजिए, तो जैसे पहले वाले में उन्होंने रख दी कितनी, 400 रख दी। ठीक है, किसी पर उन्होंने 100 रख दी, कहीं किसी गण में 150 रख दी, किसी में, है ना, ऐसे करके उन्होंने 10 गणों में अच्छा ये बांटने का कारण क्या है, ये बांटने का कारण ये है कि जैसे मान लीजिए, ये जो भवादि गण है, पहला गण जो है भवादि, इसमें मान लीजिए हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं 400 धातुएं। ठीक है, अब ये जो 400 धातुएं पांडित जी ने रखी, वो 400 धातुएं इसलिए रखी कि इन 400 धातुओं में एक जैसा काम हो, एक जैसा काम होगा, मतलब जैसे मान लीजिए, अ, हालांकि वहां पे प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, ये प्रक्रिया तो मैं अपनी बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो, चलो यही प्रक्रिया ले लेते हैं कि भैया कौन सी धातु थी, भू धातु थी, तो भू का जो रूप बनता है वो होता है भव। है ना, इसमें एक भू का भव हो जाता है ऊ के, ऊ के संप्रसारण के कारण। इसके अंदर जितनी भी धातु हैं तो उनका लगभग, मतलब हमें हर एक धातु के साथ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं लगभग जितनी धातु है उनका, उनके ऊपर एक जैसा नियम चलता है। फिर जैसे ही मान लो दूसरा गण आता है, मान लो दूसरा गण कोई सा भी आ गया, जैसे तनादि गण लेते हैं। अब तनादि गण में लगभग 100 धातु हैं, तो ये जो 100 धातु है, इन पर सारे नियम अलग से चलेंगे, मतलब सारे नियम उनके रूप बनाने के, उसमें कौन सा प्रत्यय लगाना है इत्यादि सारे नियम वो चलेंगे। तो ये उन्होंने अपना दिमाग लगाया था। तो मैं उस अब चूंकि मैं अगर इनका वर्णन करने लगूंगा तो वो हमारी, मतलब कक्षा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, इसलिए मैं ये सब नहीं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आप बस अगर आपको सीखना है, देखिए सामान्य सा नियम मैंने अपनी तरफ से बनाया कि भाई जो हलंत धातु है उनमें आप ई लगा देते ना, वैसे तो वहां ई नहीं होता, वहां पर इक होता है। ठीक है, अब ये इक मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो हमारी क्लास वैसे ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। इसलिए मैं बस इतना बोलता हूँ कि आप भैया ई जोड़ लें और उसके साथ बना लें। लेकिन जैसे अब आपका प्रश्न जो था वो वैलिड था, बहुत सारी धातुएं जैसे कि हन धातु, ठीक है, इसका अर्थ है मारना, लेकिन जब इसके साथ हम तुमन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो हन है ना, ये भवादि गण से या किसी दूसरे गण से भिन्न धातु है, ये किसी दूसरे गण की धातु है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा काम होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पठ धातु है, तो पठ जो हो गई दूसरे गण की धातु, तो वहां पे तुमन तो सीधा सीधा जुड़ जाता है, लेकिन हन के साथ नहीं जुड़ता। तो अगर हम पठ के नियम से चलें तो यहाँ पर रूप बनना चाहिए था हनी तुम। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये गलत है, रूप क्या बनता है, हंतुम बनता है, हंतुम। ठीक है, अब ये सारा वर्णन मैं आपको बताऊं कि भाई ये वाला सूत्र है, ये वाली विधि है, उसमें जाएंगे तो हमारा नष्ट होगा। उससे अच्छा ये है कि जैसे ये हन धातु हुई, गम धातु हुई, है ना, ऐसी कुछ विशिष्ट धातु हैं, ऐसी लगभग मेरे हिसाब से 50 से 60 कुछ होंगी, वो 200 की लिस्ट में कुछ 50-60 धातुएं होंगी, जिनको आप पढ़ लें, स्वयं से पढ़ लें, उनको आप याद रख लें कि भैया
ये वाली धातु जो हलंत है ना, देखो बाकी सबके साथ तो सामान्य नियम लग रहा है, लेकिन कुछ हैं ऐसी 50-60 जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन नहीं होता है या कुछ अलग से रूप बन जाता है। तो उनको आप थोड़ा सा, मेरे तरफ से निवेदन है कि उनको याद रखें कि भाई हन का हंतुम बनता है, यहाँ पर ई नहीं लगता है। गम का गंतुम बनता है, वहां पर ई नहीं लगता है, तो वो आपको ज्यादा आसानी होगी। फिर कभी आप जब ये थोड़ा सा आपको संस्कृत का संस्कार हो जाएगा, और आप फिर अगर चाहें तो आप स्वयं से पाणिनीय अष्टाध्यायी पढ़ लें, या किसी गुरु के पास जाके सीखेंगे, तो फिर वहां आपको जब वो पूरे विधि के माध्यम से पढ़ाएगा कि भाई यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको जो है मैंने संतोषजनक उत्तर दिया होगा। जी। क्या अब सनातनी जी थी आप, शायद आपकी जो मतलब वाणी है उससे मैंने पहचाना। समझ में आया आपको? जी गुरुजी, हाँ जी। जी। तो जी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, मैं यही कहूंगा, सब लोगों के लिए ही है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका देखिए, अगर मैं डिस्क्रिप्शन देने चला जाऊं ना कि भाई ये वाला सूत्र, ये वाला फलाना ठिकाना, तो व्याकरणिक भाषा हो जाएगी, वो मैं पढ़ाने नहीं आया। ठीक है, जी जी मैं जी यहाँ पढ़ाने आया हूँ सरल वाली संस्कृत, ताकि लोग संस्कृत से डरे ना, कम से कम से जुड़े रहे। ठीक है। जी जी हाँ, जी तो अगर आपको सीखना है बिल्कुल आप सीखिए, मेरी तरफ से आपको हो सकता है तो आपको मैं एक काम करूंगा, एक लिंक दे दूंगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। हमारे एक जी गुरु हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लघु सिद्धांत कौम भी पढ़ाते हैं बड़े उत्तम तरीके से। हालांकि वो बहुत 400-500 वीडियो हैं उसमें, और वो लगभग 1.5-2 साल से वही करा रहे हैं। मतलब सोचिए, 1-1.5 साल हो गया उनको उनकी लघु सिद्धांत कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसमें जी टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो जी इसीलिए गुरुजी, मैंने मैं, तो सिर्फ हाँ 7th 8th में पढ़ाई करी थी संस्कृत की। और अभी हाँ जो आप सोचिए, पढ़ा रहे हैं ये काफी हायर लेवल है। तो मैं हाँ पहले वही ही तो, इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कंफ्यूजन सब। अभी जी फिलहाल के लिए मैं आपका यही समाधान है मेरे पास कि आप, कुछ ज्यादा नहीं है, 50-60 ही होंगी, हाँ, 200 नहीं में नहीं, से मैं याद 50-60। कर लूँ। हाँ, जी 50-60 को याद, देखिए याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप तो उसको 10 बार 15 बार देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा। जी जी ठीक है, जी जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि भैया आपको हन के प्लस हंतुम बनाना है। अब आप 2 4 5 कहीं श्लोक में पढ़ेंगे तो आपको वैसे याद रहेगा कि भाई यहाँ पर तुम है। अच्छा, हाँ और जी मान हाँ लीजिए कहीं पर आपको समस्त पद आ भी गया, क्या आ गया, हंतुम, तो आपको पता है ना कि तुम उनमें से तुम शेष बचता है, तो आप वैसे ही समझ जाएंगे यहाँ पर तुम लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय लगा है, जी जिसका अर्थ है क्या, के लिए। और हन धातु आपको अगर पड़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मारने के लिए। ठीक है, जी तो आप जी ऐसे भी गुरु पहचान कर सकते हैं। जी चलिए जी धन्यवाद। हाँ, अब जी जो नियम मैं आपको बताने लगा था, फटाफट हम खत्म करते हैं उसके साथ। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। दा, एक मैं धातु ले रहा हूँ जी, एक लेता हूँ मैं, एक लेता हूँ मैं श्रु, और एक लेता हूँ मैं यहाँ पर, अरे चलो यहाँ ले लेते हैं क्री। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये नियम है, ये नियम आप आगे तक काम देने वाला है। ठीक है, आगे हम बहुत सारे प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखें, दा धातु में कौन सी धातु है ये, स्वरांत धातु है, जिसमें अंत में है आकार, आकार या अकार, है ना। अब यहाँ पर दीर्घ है। ठीक है, जी में आप देखें ई है। अच्छा, कहीं पर दीर्घ हो तो उसका मतलब वहां ह्रस्व ही होता है। जैसे यहाँ पर ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, बात एक ही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखें जी में ई है, तो चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, बात ई की कर रहा हूँ मैं। उसी तरह श्रु में देखें तो यहाँ पर ऊ है, और यहाँ क्री में देखें तो आप यहाँ पर री है। ठीक है, ये 4 प्रमुख स्वर हैं। ठीक है, आपने पढ़े हैं जो स्वर होते हैं आ ई उ री, और एक स्वर होता है लरी, है ना, तो वो तो वेदों में प्राय सा प्रयोग होता है, लौकिक संस्कृत में तो उसका प्रयोग बिल्कुल लुप्त प्राय है। ठीक है, तो ये जो 4 स्वर हैं, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्वर हैं तो जब भी ये किसी प्रत्यय के साथ या किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ते हैं तो वहां ये संधि करते हैं। ठीक है, तो हम सब ने गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, पता नहीं कौन कौन सी संधि पढ़ रखी है, सारी पढ़ा दी मैंने तो, बड़े स्पीड से हमने पढ़ी हैं, तो उनका रिवीजन आप लोग करते रहें। तो जब भी ये स्वर वाली धातुएं किसके साथ जुड़ती हैं, ठीक है, प्रत्यय के साथ या किसी के साथ, तो वो वहां पर संधि करती है। कौन सी संधि, गुण संधि करती है। तो देखो, अगर दीर्घ आ है तो आ तो क्या कर देता है, वो दीर्घ संधि कर देता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, प्रा प्लस अप प्लस ल्यप। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, प्रा का आ और अप का आ मिलाकर बन गया था दीर्घ प्राप्य। ठीक है, उसी तरह से, तो आ है तो वो क्या करेगा, दीर्घ संधि करेगा। तो मतलब आ का जो है अगर ह्रस्व रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इसका ध्यान रखें। और अगर से तो जैसे दा में दीर्घ है, तो दीर्घ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आ की समस्या ज्यादा हमारे पास नहीं।
अब आता है ई की बात। तो ई का नियम क्या है, आपने पढ़ा होगा गुण में कि ई के बाद अगर आ हो, यानी ई से भिन्न कोई स्वर हो, तो ये जो ई है इसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे कि गण, ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ई बाद में होना चाहिए, गण प्लस ईशा, गण प्लस ईशा, तो क्या हो जाता है, आ के बाद यहाँ पर ई है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है ए, तो हमारा शब्द बन जाता है गणेशः। इस प्रकार से आपको अगर गुण संधि याद होगी तो याद रखिए, जहां पर जिस धातु में, जिस भी धातु में है ना, जिस भी धातु मूल धातु में अगर ई है तो वो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ई का क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, जो ऊ है उसका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। याद रखिएगा, ऊ का क्या हो जाता है, ओ। और ये जो री है, जैसे क्री में री है, तो री का हमने पढ़ा था क्या गुण होता है, अर हो जाता है। जैसे ब्रह्मर्षि, राजर्षि, अर हो जाता है। ठीक है, अब इन चारों को हम एक एक उदाहरण से समझें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जी प्लस तुमुन, ठीक है। अच्छा देखो, लेप और त्वा में तो सीधा सीधा जुड़ जाता है, लेकिन तुमुन में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो कैसे होता है देखें, तो जब जी और प्लस तुमुन आप मिलाएंगे, तो यहाँ पर जी में क्या लगा हुआ है, ई लगा है। ई का हमने सीखा है क्या होता है, ए होता है। तो जी में जो ए, सॉरी जी में जो ई है उसका आप क्या कर दें, ए कर दें, गुण कर दें, और तुमुन का ले लें तुम, तो आपका बन जाएगा जे तुम। ठीक है, आगे भी यही नियम काम करेगा, आगे वाले जो प्रत्यय हैं, इसलिए मैं इसको यही बता दे रहा हूँ। अच्छा चलिए, दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, श्रु का ले लेते हैं। ठीक है, तो श्रु में क्या है देखिए, श्रु में जब आप तुमुन जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, ऊ है, ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। कर देंगे, तो जो श्रु का ऊ है उसको हम बना देंगे ओ, और तुमुन का तुम जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम, तो हो जाएगा श्रो तुम। ठीक है, और अब हमारा अंतिम जो स्वर बचा है वो बचा है री। ठीक है, री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो क्री के साथ हम कौन सा प्रत्यय कर रहे हैं, तुमुन प्रत्यय कर रहे हैं। तो यहाँ पर संधि इत्यादि होकर क्री के स्थान पर, देखो यहाँ पर क्या क्या है, एक तो है का, और प्लस में है क्या, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, री, री के स्थान पर हमको क्या करना है, अर करना है। ये जो बदलाव होते हैं, जैसे जी में किसके स्थान पर बदलाव होता है, ई के, ई बन जाता है ए, उ बन जाता है ओ। उसी प्रकार से ये जो री है, का है ना, का जो री है वो क्या बन जाता है, अर। अब इसकी हम संधि करेंगे। अच्छा, तुम उनमें से हमको क्या ले लेना है, तुम ले लेना है भैया। ठीक है, चलिए अब इन सबको जोड़ दीजिए। तो किस प्रकार से जुड़ेगा ये, जोड़ते हैं। चलिए, का में आप क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, का पूरा, आधा का है, आधे का में आपने ह्रस्व आ जोड़ा, ह्रस्व का हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर रा व्यंजन है, और यहाँ पर तुम का जो तू है वो भी व्यंजन है। तो चूंकि रा व्यंजन है, बाद में व्यंजन है, तो व्यंजन से व्यंजन जुड़ेगा नहीं। और आप सबको पता है कि जो रा है उसको हम रेफ भी बोलते हैं। तो यहाँ जो रा है वो किसके अर्थ में चला जाएगा, रेफ के अर्थ में, है ना, जल तुम भी न्याय से। यहाँ हो जाएगा ताकि ऊपर रेफ और माँ का माँ, तो हमारा शब्द बन जाएगा कर तुम। ठीक है, कर तुम, है ना। उसी प्रकार से आप एक दूसरी धातु ले लेते हैं, स्मृ, स्मरण करना। इसका क्या बनेगा, तो ये री के स्थान पर देखो, अब मैं यहाँ पर प्रत्यय नहीं लिख रहा हूँ, इसमें ले लेंगे आधा सा आधा माँ, माँ में से हमने निकाल लिया री। ठीक है, और इस हमने सीखा है कि री के स्थान पर क्या होता है, अर होता है। तो इसके स्थान पर मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, अर लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, और तुमुन प्रत्यय का हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर तुम ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब इन सबको मिला देंगे। तो इस माँ को आ में मिलाया तो माँ पूरा, और रा आधा है, बाद में तुम है, तो हो जाएगा ऊपर रेफ, और तुम का तुम, तो हो जाएगा स्मर तुम, कर तुम, स्मर तुम। इस प्रकार से इसको ध्यान रखें। ठीक है, जैसे कि चलो ई वाला एक उदाहरण दे देते हैं आपको फटाफट। जैसे कि धातु होती है कौन सी, ची धातु होती है। ठीक है, ची, तो ची का क्या हो जाएगा, चूंकि ई है, तुम प्रत्यय करना है, तो ई के स्थान पर हो जाएगा ए, और तुम का लगा देंगे तुम, तो हो जाएगा चे तुम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो आज की कक्षा फिर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप जो है तुमुन प्रत्यय को ठीक से समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ ले, और नहीं तो कल आप लोगों को क्या करना है कि ये जो तीनों प्रत्यय, त्वा का तो खैर आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है, अब ल्यप का और तुमुन प्रत्यय का
इनका होमवर्क आपको करके लाना है। तो शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्रेभ्यः, पुनः मिलामः।